नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मराठा एम्पायर का आखिरी और थर्ड पार्ट आंग्ल मराठा युद्ध और जो महत्वपूर्ण संधियां थी उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मराठाओं का उदय यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में पढ़ा था। और आज के हम मराठा एम्पायर के आखिरी यानी कि थर्ड पार्ट में आंग्ल मराठा युद्ध और जो महत्वपूर्ण संधियां हुई थी वो देखेंगे। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर एग्ज़ाम में ज़्यादातर प्रश्न अगर मराठा एम्पायर से पूछे जाते हैं तो यहीं से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं और अक्सर हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं। पर मैंने इस पार्ट को बहुत ही आसान तरीके से कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे ना तो ये टॉपिक आपको आसानी से याद हो जाएगा और इसकी एक बार रिवीजन कर लेना तो कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सूरत की संधि तक बताया था, पर मैं आपको फिर से पिछली वीडियो का थोड़ा सा पार्ट कवर कर देता हूँ ताकि आप कहानी को लिंक कर पाएँ। तो मैंने आपको बताया था कि तीसरे पानीपत के युद्ध के बाद मराठाओं की हार हो जाती है। तो मराठाओं की हार के बाद जो समय के पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और इसी दुख के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। 6 महीने के बाद यानी कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है उसमें हार के बाद 6 महीने के बाद ही पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जो बालाजी बाजीराव का पुत्र होता है वो अगला उत्तराधिकारी उनका बनता है, अगला पेशवा बनता है जिसका नाम था माधवराव। तो माधवराव को अगला पेशवा बनाया जाता है, लेकिन इसे माधवराव के चाचा अर्थात बालाजी बाजीराव के जो भाई थे रघुनाथ राव वो खुश नहीं थे, क्योंकि बालाजी बाजीराव के बाद वो चाहते थे कि उनको पेशवा बनाया जाए, यानी कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाए। पर पेशवा बनाया किसको जाता है? तो बालाजी बाजीराव के पुत्र माधवराव को अगला पेशवा बनाया जाता है। तो बाद में शीघ्र ही माधवराव की टीबी की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब रघुनाथ राव को लगता है कि अब तो उनको पेशवा बनाया ही जाएगा। पर उस समय भी माधवराव के भाई नारायण राव को अगला पेशवा बनाया जाता है, परंतु इस क्रम में रघुनाथ राव ईर्ष्या की भावना और खुद पेशवा बनने की चाह अपने अंदर रखता है। जिसके बाद क्या होता है कि कुछ ही समय बाद रघुनाथ राव एक षड्यंत्र के तहत नारायण राव की हत्या करवा देता है। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यानी कि जो पेशवा थे नारायण राव, उनकी हत्या कौन करवा देता है? रघुनाथ राव, और खुद को पेशवा घोषित कर लेता है। परंतु कोई उसे, बाकी के जो मंत्री होते हैं ना, उसे पेशवा पद के लिए योग्य नहीं मानते थे। और इसके बाद क्या होता है, जो नारायण राव थे ना पेशवा, इनकी तो हत्या रघुनाथ राव के द्वारा करवा दी जाती है। परंतु जो नारायण राव की पत्नी होती है वो उस समय एक पुत्र को जन्म देती है और उनके पुत्र को सवाई माधवराव का नाम दिया जाता है। और मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री नाना फडणवीस द्वारा नारायण राव के पुत्र सवाई माधवराव को पेशवा बनाने का अभियान चलाया जाता है। ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब नारायण राव का पुत्र पैदा होता है सवाई माधवराव, तो जो बाकी के मंत्री होते हैं वो चाहते हैं कि रघुनाथ राव को पेशवा के पद से हटा दिया जाए और नारायण राव के पुत्र सवाई माधवराव को अगला पेशवा बनाया जाए। और इसी क्रम में क्या होता है, नाना फडणवीस जो कि मराठा साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली मंत्री थे, नाना फडणवीस, वो क्या करते हैं, एक बार भाई परिषद का गठन करते हैं। बार भाई परिषद यानी कि 12 मंत्री, ये मराठा साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली 12 मंत्री थे और इसी में से एक मंत्री नाना फडणवीस भी थे। तो वो बार भाई परिषद का गठन करते हैं और इस बार भाई परिषद का काम क्या होता है कि ये अगले पेशवा को नियुक्त करेंगे। तो ये बार भाई परिषद क्या करते हैं कि सवाई माधवराव को अगला पेशवा घोषित कर देते हैं, जबकि रघुनाथ राव अपने आप को पेशवा घोषित कर देता है, पर बाकी के मंत्री उसे पेशवा नहीं मानते और सवाई माधवराव को अगला पेशवा घोषित कर देते हैं। तो इसके बाद आगे कहानी में क्या होता है, तो रघुनाथ राव को तो पेशवा बनना था और वो पेशवा बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हमने पीछे देखा ना कि उसने नारायण राव की भी हत्या करवा दी थी। तो जब उसे पेशवा के पद से हटा दिया गया
और सवाई माधवराव को पेशवा बना दिया गया। तो उसके बाद क्या होता है कि जो रघुनाथ राव होता है ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है और उनसे सहायता मांगता है, और अंग्रेज यही चाहते थे। तो इसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनके कारण मराठा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध होता है। इसी को हम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं, और ये 3 आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं और तीनों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये 1775 में शुरू होता है और 1782 ईस्वी में खत्म होता है। पूरा हम डिटेल में देखेंगे कि कब शुरू हुआ और किस संधि से ये खत्म हुआ, और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो रघुनाथ राव ने अपने ही मराठा लोगों के विरुद्ध पेशवा बनने के लिए विद्रोह कर दिया, और 1775 में रघुनाथ राव क्या करता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सहयोग के लिए जाता है और उनसे सूरत की संधि कर लेता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कहां से हुई थी, तो सूरत के संधि से हुई थी। याद रखिएगा, रघुनाथ राव अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता है सहायता मांगने के लिए। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है तो वो तो ऐसे ही सहायता नहीं करेगी, तो वो क्या कराती है, रघुनाथ राव से सूरत की संधि पर हस्ताक्षर करवाती है। तो सूरत की संधि क्या होती है, तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। तो सूरत की संधि में क्या होता है, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए इसमें कुछ शर्तें रखी थी। तो क्या क्या शर्तें थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सूरत की संधि कब हुई थी, तो 1775 ईस्वी में हुई थी। तो इस संधि के तहत सालसेट और बसीन वाले क्षेत्र अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाएंगे, और इन क्षेत्रों में वर्तमान के मुंबई और ठाणे जैसे क्षेत्र आते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ना, सालसेट और बसीन वाले क्षेत्र, वर्तमान में देखें तो मुंबई और ठाणे वाले क्षेत्र को ही कहा जाता था। और दूसरी शर्त क्या थी कि सूरत और भरूच के क्षेत्रों से आने वाले राजस्व को अंग्रेजी कंपनियों के साथ बांटा जाएगा, और इसके बदले में अंग्रेजी कंपनी के द्वारा रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की सहायता दी जाएगी, और इन्हीं 2500 सैनिकों की सहायता से जो रघुनाथ राव है ये पेशवा से युद्ध करेगा। तो ये थी सूरत की संधि की शर्तें। और रघुनाथ राव को तो पेशवा बनना था, उस पर पेशवा बनने की धुन सवार थी, इसीलिए वो ये सभी शर्तें मान लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है कि सूरत की संधि के तहत रघुनाथ राव और अंग्रेजी कंपनी की तरफ से कर्नल कीटिंग एक तरफ होते हैं, और दूसरी तरफ मराठा साम्राज्य की तरफ से हरिपंत फड़के, जो कि बार भाई परिषद के सदस्य थे, वो मराठा साम्राज्य को लीड कर रहे होते हैं। तो इस तरफ होते हैं, यानी कि रघुनाथ राव की तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर की तरफ बार भाई परिषद के सदस्य हरिपंत फड़के। तो 1775 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। उसके बाद आगे क्या होता है, तो इस युद्ध के दौरान जो सूरत की संधि होती है ना, उसकी एक कॉपी बंगाल प्रेसिडेंसी में पास होने के लिए गई थी। और उस समय क्या होता है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वो क्या करते हैं, सूरत की संधि को अस्वीकार कर देते हैं। तो उनके पास सूरत की संधि हस्ताक्षर होने के लिए जाती है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, सूरत की संधि को अस्वीकार कर देते हैं। जिसका परिणाम क्या होता है कि वो मराठों को और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध रोकने के लिए कहते हैं, और युद्ध रोकने के बाद इनके बीच में पुरंदर की संधि होती है। तो एक पुरंदर की संधि हमने पहले भी पढ़ी थी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में हुई थी। ये उसके बाद दूसरी पुरंदर की संधि है, जो कि 1776 में हुई थी। ये मराठों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो पुरंदर की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच 1776 में हुई थी। तो इस संधि की शर्तें क्या थी, तो इस संधि के तहत सवाई माधवराव को ही पेशवा माना गया, क्योंकि अंग्रेजों की तरफ से युद्ध रोका गया था। तो अंग्रेज मराठाओं की जो भी शर्तें थे वो मानेंगे। तो इस संधि के तहत सवाई माधवराव को ही पेशवा माना गया। दूसरी शर्त क्या थी कि इसके साथ अंग्रेजी कंपनी के द्वारा मराठों के किसी भी विरोधी के साथ संधि नहीं की जाएगी, चाहे वो रघुनाथ राव ही क्यों ना हो, यानी कि जो भी मराठाओं के दुश्मन होंगे उनके साथ संधि नहीं की जाएगी। तीसरी शर्त क्या थी, तो इस युद्ध के दौरान अंग्रेजी कंपनी द्वारा मराठाओं के
जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था उन्हें मराठाओं को वापस दे दिया जाएगा। ये तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त क्या थी कि मराठाओं द्वारा अपने विद्रोही हो चुके मराठा भाई जो कि रघुनाथ राव था, उसे ये प्रस्ताव दिया गया कि अगर वह अपनी सेना खत्म कर दे तो उसको मराठाओं के द्वारा 25,000 राशि की पेंशन प्रति माह दी जाएगी। ये चौथी शर्त थी। उसके बाद पांचवी शर्त क्या थी कि रघुनाथ राव ने सूरत की संधि के दौरान सालसेट का क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को देने के लिए कहा था, जिसे मराठाओं के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया कि अब वो सालसेट का क्षेत्र अंग्रेजों को नहीं देंगे और इसके बदले में कोई भी अन्य क्षेत्र जिसका मूल्य 3 लाख रुपए तक का हो उसे अंग्रेजी कंपनी को देने की बात कही गई। यानी कि सालसेट का क्षेत्र नहीं दिया जाएगा, उसके बदले में 3 लाख रुपए तक के राजस्व का कोई अन्य क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये पुरंदर की संधि अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुई थी। परंतु इस संधि के बाद भी अंग्रेजी कंपनी रघुनाथ राव के संपर्क में थी, जबकि पुरंदर की संधि में यह साफ साफ लिखा गया था कि अब अंग्रेज मराठाओं के किसी भी दुश्मन के साथ संधि नहीं करेंगे। फिर भी अंग्रेज बहुत चालाक थे, ये अभी भी रघुनाथ राव के संपर्क में थे क्योंकि रघुनाथ राव अभी भी पेशवा बनना चाहता था। तो इसके बाद क्या होता है कि मराठाओं ने अपने बल को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास किया क्योंकि उन्हें लगा कि इस प्रकार तो अंग्रेज कभी भी उनको युद्ध करके हरा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयास किया। तो इस क्रम में क्या होता है कि मराठाओं के द्वारा 1777 ईस्वी में फ्रांस के साथ एक मैत्रीपूर्ण संधि कर ली गई और मराठाओं की यह संधि करने का उद्देश्य अपनी सेना को और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ बनाना था। तो मराठाओं की फ्रांस के साथ इस मैत्रीपूर्ण संधि के तहत फ्रांस द्वारा मराठों को 2500 यूरोपीय सैनिक दिए गए और 10,000 भारतीय सैनिकों को यूरोपीय लाइनों में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देने की बात की गई। और इसके बदले में मराठा फ्रांसीसी कंपनी को क्या देंगे, तो वो पश्चिमी बंदरगाह जो कि व्यापार के लिए था वो फ्रांसीसी कंपनी को दिया जाएगा, क्योंकि चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फ्रांसीसी कंपनी हो, थी तो ये व्यापारिक कंपनियां ही और व्यापार के लिए बंदरगाह इनके लिए काफ़ी ज़रूरी था। इसीलिए मराठाओं के द्वारा जो पश्चिमी बंदरगाह था ये किसे दे दिया गया, फ्रांसीसी कंपनियों को दे दिया गया और इसके बदले में फ्रांसीसी कंपनियां 2,500 यूरोपीय सैनिक मराठाओं को देंगी और उसी के साथ साथ 10,000 सैनिकों को ट्रेनिंग भी देंगे। तो जब ये बात अंग्रेजों को पता चली कि जो मराठा हैं ये उनके दुश्मन फ्रांसीसियों के साथ संधि कर रहे हैं, तो दोबारा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं पर आक्रमण कर देती है। और इस समय मराठाओं की तरफ से महाजी शिंदे द्वारा नेतृत्व किया गया और इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी सेना को ताले गांव के पास के घाटों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और अंग्रेजों ने वहीं पर आक्रमण किया। और अंग्रेजी सेना जब वहां पर आक्रमण करने पहुंची तो मराठा सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया और इसके साथ साथ मराठा सेना ने अंग्रेजी सेना के खपोली में बने हुए बेस को भी ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद क्या होता है कि यह सब देखकर अंग्रेजी सेना भाग खड़ी हुई और बड़गांव के क्षेत्र में भी मराठा सेना द्वारा अंग्रेजी कंपनी की सेना को पूर्ण रूप से घेर लिया गया। और इसके बाद 1779 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने क्या किया, समर्पण कर दिया, यानी कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो उसके बाद क्या होता है, तो बड़गांव के क्षेत्र में इन्होंने अपनी हार स्वीकार की अंग्रेजों ने, तो वहीं पर बड़गांव की संधि होती है 1779 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच में। तो इसके फलस्वरूप मराठों और अंग्रेजी सेना में बड़गांव की संधि हुई। तो इस युद्ध में जीते कौन थे, तो मराठा जीते थे। तो जो भी शर्तें होंगी ये मराठाओं के अनुकूल ही होंगी। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि 1775 से लेकर जितने भी मराठा क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी द्वारा कब्जे किए गए थे वो सभी क्षेत्र मराठाओं को वापस दिए जाएंगे अंग्रेजों के द्वारा। और इसके साथ साथ वहां अंग्रेजी सेना के साथ रघुनाथ राव को भी मराठा सेना द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसके बाद रघुनाथ राव ने भी अंग्रेजी सेना के साथ ही समर्पण कर दिया था और यह बात भी स्वीकार की कि उसकी वजह से ही अंग्रेजी सेना मराठाओं पर आक्रमण कर रही थी। परंतु इस कहानी में एक और मोड़ तब आता है कि जब बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को इस बात का पता चलता है कि बड़गांव की एक संधि हुई है जिसके तहत अंग्रेजों को मराठा के जो भी क्षेत्र जीते गए थे उन्हें लौटाने पड़ेंगे।
तो वो क्या करता है कि बड़गांव की संधि को अस्वीकार कर देता है, यानी वो कहता है कि मैं बड़गांव की संधि को मानूंगा ही नहीं, और अपनी 3 सेनाएं मराठाओं के विरुद्ध भेज देता है। और इन 3 सेनाओं का नेतृत्व कर्नल गोडार्ड, कप्तान पोफम और जनरल कैमेक कर रहे थे। और इसमें क्या होता है कि फरवरी 1779 ईस्वी में कर्नल गोडार्ड की सेना ने अहमदाबाद क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद 1780 ईस्वी में कप्तान पोफम की सेना ने भी ग्वालियर पर अपना कब्जा कर लिया। इसके कुछ ही समय बाद दिसंबर 1780 में फिर से कर्नल गोडार्ड की सेना ने बसीन के क्षेत्र पर भी अपना कब्जा कर लिया था। तो ये सब क्षेत्र मराठा साम्राज्य के अधीन ही आते थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाजीराव प्रथम के समय जो मराठा साम्राज्य था इसे मराठा परिसंघ में बांट दिया गया था, यानी कि मराठा साम्राज्य को शासन की दृष्टि से अलग अलग भाग में बांट दिया गया था, जिसमें ये सभी मराठा परिसंघ किसके अंतर्गत काम करेंगे, तो छत्रपति के अंतर्गत काम करेंगे। पूना में पेशवा का अधिकार होगा, बड़ौदा में गायकवाड़ का, ग्वालियर में सिंधिया का, इंदौर में होलकर का और नागपुर में भोंसले का अधिकार होगा। और ये सभी मराठा परिसंघ छत्रपति के अंदर ही काम करेंगे। तो 1780 में बसीन पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद 1781 में जनरल कैमेक की सेना द्वारा सिपरी के युद्ध में महादजी शिंदे को भी पराजित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मराठाओं की हार होती है। तो इसके बाद क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने नाना फडणवीस और पेशवा के साथ अपनी मांगों के हिसाब से संधि करने के लिए महादजी शिंदे को उनसे अलग करना चाहा। तो यहाँ पर अंग्रेजों की जीत हुई है। तो अंग्रेज अब अपनी शर्तों के मुताबिक ही संधि करेंगे। पर अंग्रेजों ने क्या किया कि जो महादजी शिंदे थे ना, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को लीड किया था इस युद्ध में, तो महादजी शिंदे को वो मराठा साम्राज्य से यानी कि पेशवा से अलग करना चाहते थे। इसीलिए जो अगली संधि होगी उसमें इन्होंने महादजी शिंदे को मध्यस्थता का रोल दे दिया, यानी कि वो एज ए मीडिएटर काम करेंगे। उनका काम ये होगा कि जो आगे संधि होगी उसका ध्यान रखेंगे कि वो संधि टूटने ना पाए। तो इस शांति समझौते में वारेन हेस्टिंग का उद्देश्य महादजी शिंदे को मराठाओं से अलग करना था। और अब महादजी शिंदे ना मराठाओं के साथ होंगे और ना ही अंग्रेजी कंपनी के साथ। उनका कार्य बीच में रहकर अब होने वाली संधि में दोनों पक्षों में एक मध्यस्थ व्यक्ति की तरह कार्य को करना था। तो आगे हम देखते हैं कि कौन सी संधि होती है अंग्रेजों के जीतने के बाद। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। और इसी संधि के बाद जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो खत्म हो जाता है। तो देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत किस संधि से होती है? सूरत की संधि से होती है 1775 ईस्वी में। और किस संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है? तो सालबाई की संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूरत की संधि से शुरुआत होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की और सालबाई की संधि से समाप्ति होती है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। तो महादजी शिंदे को मराठाओं से अलग करने के लिए अंग्रेजी कंपनी और मराठाओं में सालबाई की संधि हुई। और इस संधि में कौन कौन सी शर्तें थी? तो पहली शर्त थी कि सालसेट का क्षेत्र अब पूर्णतः अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज जीते थे तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक ही शर्तें रखेंगे। तो पहली शर्त थी कि सालसेट का क्षेत्र अब पूर्णतः अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण में कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि के बाद जितने मराठा क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी ने अपने अधिकार में लिए थे उन्हें वापस दे दिए जाएंगे। और दूसरी शर्त क्या थी कि मराठा किसी अन्य यूरोपीय देश के साथ कोई भी संधि नहीं कर सकते। और इस बिंदु पर महादजी शिंदे को दोनों पक्षों की ओर से साक्षी बना दिया गया, क्योंकि उन्हें एज ए मीडिएटर का रोल दिया गया था। तो वह मराठा अंग्रेजों के अलावा किसी भी यूरोपीय कंपनी के साथ कोई भी संधि नहीं कर सकते। उसके बाद आगे क्या है, अगली शर्त क्या थी कि अगर दोनों पक्षों की ओर से कोई भी इस संधि के विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी किसकी होगी? महादजी शिंदे की होगी। ये संधि में लिखा गया था। अगली शर्त क्या थी कि इसके बाद अंग्रेजी कंपनी फिर से मराठा क्षेत्रों में अपना व्यापार का कार्य करने लग गई थी। और इस संधि के बाद अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में लगभग 20 वर्षों तक शांति रही, यानी कि 20 वर्षों तक कोई भी युद्ध नहीं हुआ। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत सूरत की संधि से हुई और समाप्ति सालबाई की संधि से हुई। तो उसके बाद आगे देखते हैं
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आगे हम पढ़ेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि 20 साल बाद दोबारा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। तो ये युद्ध 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक होता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 1782 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजी कंपनी के बीच में जो साल बाई की संधि हुई थी, उसके बाद जो स्थितियां थी वो सामान्य रूप से चल रही थी। परंतु 1795 ईस्वी में जो सवाई माधवराव थे, हमने देखा था कि जब ये पैदा हुए थे तो 40 दिन के ही थे, तब इन्हें पेशवा बना दिया गया था। तो अब ये 1795 ईस्वी में 21 वर्ष के हो गए थे। पर ये 21 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, शनिवार वाड़े से कूदकर खुदकुशी कर लेते हैं। कौन? सवाई माधवराव जो पेशवा थे ना, ये शनिवार वाड़े से कूदकर खुदकुशी कर लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो रघुनाथ राव था ना, इसके पुत्र बाजीराव द्वितीय को ही अगला पेशवा बना दिया जाता है। जो रघुनाथ राव होता है उसे तो पेंशन दी जाती है, उसे तो अलग कर दिया गया था, परंतु जो उसका पुत्र था वो तो मराठाओं का ही अंग था। तो मराठाओं के द्वारा उसके पुत्र बाजीराव द्वितीय को ही अगला पेशवा बनाया जाता है। परंतु जो बाजीराव द्वितीय था एक कमजोर पेशवा था, परंतु जो नाना फडणवीस थे और जो बारवाई संघ था ना, उन्हीं के द्वारा ही बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल को संभाला जाता था। और बाद में क्या होता है कि 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए 1795 में पहले माधवराव की मृत्यु हुई, यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद मराठा साम्राज्य के जो सबसे प्रमुख और वरिष्ठ मंत्री थे नाना फडणवीस, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आगे क्या होता है कि नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य अलग अलग गुटों और जो वंश थे उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है। हमने पीछे देखा था ना, होलकर वंश, सिंधिया वंश। तो इन सभी वंशों में आपसी वर्चस्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि मराठा साम्राज्य के होलकर और सिंधिया वंश में बहुत संघर्ष होते रहते थे। और जो पेशवा थे वो किसके साथ थे? तो पेशवा सिंधिया वंश के साथ थे, क्योंकि जो होलकर वंश होता है ये एक तरह से पेशवा के खिलाफ काम करने लगता है। इसीलिए जो पेशवा थे ये किस वंश के साथ थे? तो सिंधिया वंश के साथ थे। तो इसी बीच में हमें संघर्ष देखने को मिलता है, किसके किसके बीच? यशवंतराव होलकर और दौलतराव सिंधिया, जिसके साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। तो इनके बीच में संघर्ष देखने को मिलता है और यशवंतराव होलकर दौलतराव सिंधिया को हरा भी देता है। तो 1802 ईस्वी में पूना के पास हड़पसर क्षेत्र में यशवंतराव होलकर की सेना के द्वारा पेशवा और सिंधिया वंश की सेना को हरा दिया गया था। यानी कि पेशवा को भी और सिंधिया वंश की सेना को भी हरा दिया गया, किसके द्वारा? होलकर के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो बाजीराव द्वितीय होते हैं, जो पेशवा के पद पर थे, ये पूना के अपने साम्राज्य को छोड़कर कहां पर चले जाते हैं? बसीन के क्षेत्र में चले जाते हैं। उसके बाद पेशवा का पद खाली हो जाता है। तो उसी समय यशवंतराव होलकर ने क्या किया? पूना साम्राज्य में खुद का पेशवा बना दिया। किसे? विनायक राव को पेशवा बना दिया। वो खुद पेशवा नहीं बना, क्योंकि अगर वो खुद ही पेशवा बन जाता तो बाकी के मराठा साम्राज्य के वंशों में इससे आपत्ति हो जाती और वो सब मिलकर यशवंत राव पर आक्रमण कर देते। इसीलिए वो खुद को पेशवा नहीं बनाता और किसे बना देता है? विनायक राव को अगला पेशवा बना देता है। और जो विनायक राव होता है ये यशवंत राव के नियंत्रण के हिसाब से ही कार्य करता है। और इसीलिए ही यशवंत राव ने बाजीराव द्वितीय को हराने के बाद विनायक राव को पेशवा बनाया था, क्योंकि जो विनायक राव था ये एक तरह से यशवंत राव की कठपुतली था। यानी कि जो भी यशवंत राय कहेगा वही विनायक राव करेगा। तो हमने पीछे देखा कि जो बाजीराव द्वितीय थे ये हारने के बाद बसीन के क्षेत्र में चले जाते हैं, परंतु इन्हें भी पेशवा बनने की चाह थी और इसी क्रम में ये अंग्रेजों के पास सहायता मांगने के लिए चले जाते हैं। और अंग्रेज तो यही चाहते थे कि कोई मराठा उनके पास आए। तो मराठा साम्राज्य के आपस के संघर्ष का फायदा कौन उठाते हैं? अंग्रेज उठाते हैं। और इसी बीच में एक बसीन की संधि होती है। जैसे हमने देखा था ना शुरुआत में कि रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास गया था तो सूरत की संधि हुई थी, उसी प्रकार अब बाजीराव द्वितीय किसके पास गए हैं? अंग्रेजों के पास सहायता लेने के लिए गए हैं। तो इनके बीच में एक संधि होती है जिसे बसीन की संधि कहते हैं। ये 1802 में होती है। तो अंग्रेजी कंपनी ने बाजीराव द्वितीय की मदद करना स्वीकार किया और इसके बदले में बाजीराव द्वितीय के साथ एक समझौता भी किया, जिसे हम बसीन की संधि कहते हैं। और यह संधि 1802 ईस्वी में हुई थी और इस संधि की शर्तें
क्या क्या थी वो हम देख लेते हैं। तो पहली शर्त थी कि बाजीराव द्वितीय को सूरत का क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ेगा। दूसरी शर्त क्या थी कि मराठाओं को निजामों से लिया जाने वाला चौथ कर बंद करना होगा। तो चौथ कर क्या था, ये मैंने आपको मराठा साम्राज्य के पहले पार्ट में बताया था कि जो मराठा साम्राज्य था जब भी किसी क्षेत्र पर आक्रमण करता था, अगर उस क्षेत्र को वो अपने साम्राज्य में मिला लेगा तो वहां से सरदेशमुखी कर लिया जाएगा, जो कि राजस्व का 1/10 भाग होता था। परंतु अगर उस क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में नहीं मिला जाता था तो वहां से चौथ कर लिया जाता था, जो कि राजस्व का 1/4 होता था। यानी कि जो वहां का शासक होता था, जब भी वो मराठा साम्राज्य से हार जाए, उसके बाद अगर मराठा साम्राज्य उस क्षेत्र को अपने अधीन ना मिलाए और उस शासक को कहें कि अगर तुझे स्वतंत्र रूप से शासन करना है तो तुझे 1/4 कर किसे देना पड़ेगा, मराठा साम्राज्य को देना पड़ेगा, तो उसे ही चौथ कर कहा जाता था। तो मराठाओं के द्वारा निजामों से भी चौथ कर लिया जाता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि मराठाओं के द्वारा निजामों से चौथ कर नहीं लिया जाएगा, और अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि निजामों द्वारा अंग्रेजी कंपनी के साथ एक सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर किया गया था। यानी कि निजामों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर रखी थी। और तीसरी शर्त क्या थी कि अंग्रेजी कंपनी द्वारा 6000 सैनिक बाजीराव द्वितीय के सहयोग के लिए दिए जाएंगे, ताकि बाजीराव द्वितीय दोबारा से पेशवा बन पाए। और जो यह 6000 सैनिक थे अंग्रेजी कंपनी के द्वारा जो बाजीराव द्वितीय को सहायता के लिए दिए गए थे, ये बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनने के बाद यह सैनिक अंग्रेजी कंपनी के पास वापस नहीं देने थे, बल्कि इन सैनिकों का खर्चा अब किसे, बाजीराव द्वितीय को ही उठाना पड़ेगा। पेशवा बनने के बाद जो 6000 सैनिक अंग्रेजों ने दिए थे ना, इसका खर्चा अब किसे उठाना पड़ेगा, पेशवा बनने के बाद बाजीराव द्वितीय को ही इनका खर्चा उठाना पड़ेगा। और पांचवी शर्त क्या थी कि बाजीराव द्वितीय को एक क्षेत्र जिसका मूल्य 26 लाख रुपए का हो, वह क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ेगा। छठी शर्त क्या थी कि मराठों को सारी विदेशी नीतियों पर अंग्रेजी कंपनियों का नियंत्रण होगा। और सातवीं शर्त क्या थी कि अंग्रेजों का जिस किसी भी देश के साथ संघर्ष चल रहा हो, उस देश के व्यक्ति की मराठा साम्राज्य में नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी शर्तें अंग्रेजों के अनुकूल थी, और बाजीराव द्वितीय को तो पेशवा बनना था, और वो भी पेशवा बनने की चाह में इन सभी शर्तों को मान लेता है। तो बाद में बाजीराव द्वितीय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोग से 13 मई 1803 ईस्वी को फिर से पेशवा के पद पर आ जाता है। परंतु अब पेशवा पूर्ण आज़ादी के साथ अपना कार्य नहीं कर सकता था, और बहुत हद तक अब वो अंग्रेजी कंपनियों के नियंत्रण में आ चुका था। तो इस संधि के बाद क्या होता है कि मराठा साम्राज्य का विघटन का समय शुरू हो चुका था, और इसके बाद जितने भी मराठा साम्राज्य के वंश थे, बाकी जो हमने देखे थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ये जितने भी वंश थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, यानी कि कैसे अंग्रेजों को हटाया जाए। और इसी को हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें सिंधिया वंश, भोसले वंश और होलकर वंश के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अभियान किया गया। परंतु उनका यह अभियान सफल नहीं रहा, क्योंकि इन तीनों वंशों ने एकजुट होकर अभियान नहीं किया, बल्कि अलग अलग होकर अंग्रेजों पर आक्रमण किया। यानी कि इन तीनों ने एकता के साथ, एकजुटता के साथ युद्ध नहीं किया, क्योंकि इन तीनों में आपस में भी फूट थी। इसीलिए इन तीनों ने अलग अलग रूप से अंग्रेजों पर आक्रमण किया, जिसका परिणाम क्या रहा कि इनका ये अभियान असफल रहा, और उसके बाद अंग्रेजी कंपनियों के द्वारा मराठाओं के साथ संधि की जाती है। तो बाद में अंग्रेजों ने फिर से अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए मराठा साम्राज्य के साथ अलग अलग वंशों के साथ अलग अलग शांति संधि की, जो कि इस प्रकार है। उन्होंने इनके साथ एक साथ संधि नहीं की, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम इनके साथ एक साथ संधि करें तो इनमें फिर से एकजुटता ना आ जाए। इसीलिए इन तीनों के साथ अलग अलग संधि की गई। तो सबसे पहले 1803 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी और सिंधिया वंश के साथ सुरजी अजनगांव की संधि की गई। उसके बाद 1803 में ही देवगांव की संधि हुई, किसके बीच में, भोसले और अंग्रेजी कंपनी के बीच में। और उसके बाद 1804 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी और होलकर वंश के बीच में राजपुर घाट की संधि हुई। तो सिंधिया वंश के साथ सुरजी अर्जनगांव की संधि, भोसले वंश के साथ देवगांव की संधि और होलकर वंश के साथ राजपुर घाट की संधि की गई। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा।
तो यहाँ पर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है इन संधियों के बाद। अब हम आगे देखते हैं। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक चलता है। तो जैसा कि हमने जाना कि पहले दो आंग्ल मराठा युद्धों में मराठा साम्राज्य में सत्ता की चाह में अंग्रेजी कंपनियों से मदद ली गई थी और इसी के परिणाम स्वरूप दो आंग्ल मराठा युद्ध हुए। परंतु जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये कुछ अलग कारणों की वजह से हुआ था। इस युद्ध के कारण क्या थे वो अब हम देख लेते हैं। तो जब मराठाओं के द्वारा कोई भी अभियान किया जाता था तो उनके अभियानों में पिंडारी भी उनकी सेना से जुड़कर उनका साथ देते थे। तो पिंडारी भी मराठाओं का साथ देते थे उनके युद्धों में और इसके बदले में विजय प्राप्त करने के बाद पिंडारी उन जीते हुए क्षेत्रों में लूटपाट करते थे। यानी कि जो क्षेत्र मराठाओं के द्वारा जीते जाते थे, पिंडारियों की सहायता से उन क्षेत्रों से जो भी धन मिलता था उसमें पिंडारियों का भी हिस्सा होता था। और पिंडारियों में सारे तरह के लोग हुआ करते थे, चाहे वह कोई से भी धर्म, जात पात, वर्ग का ही क्यों ना हो। यानी कि किसी एक धर्म के लोग पिंडारी नहीं होते थे। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मराठाओं के द्वारा अब कोई भी अभियान नहीं किया जा रहा था और इस प्रकार पिंडारियों को भी कोई कमाई नहीं हो पा रही थी। तो इस क्रम में क्या होता है कि पिंडारियों ने अपनी पूर्ति के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों, निजामों के क्षेत्रों, कर्नाटक के नवाब के क्षेत्रों, मालाबार के क्षेत्रों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों पर लूटपाट करना शुरू कर दिया था। तब 1817 में क्या होता है कि उस समय के अंग्रेजी कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पिंडारियों पर ही आक्रमण कर दिया जाता है और लॉर्ड हेस्टिंग के इस निर्देश को मराठाओं ने अपनी संप्रभुता पर ठेस समझा और अंग्रेजों से इसका बदला लेने का निर्णय किया। और यही कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रथम कारणों में से एक था। यानी कि यह भी एक कारण था जिसके कारण तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, परंतु ये एक कारण जरूर था तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का। तो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनियों के द्वारा जो मराठा साम्राज्य थे ना, इनके अलग अलग वंशों के केंद्रों पर अपनी रेजिडेंसी बना ली थी, जहां से वो मराठाओं पे ध्यान रखते थे कि कोई भी मराठा वंश उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग मराठा वंशों के केंद्र पर अपनी रेजिडेंसी बना ली थी अंग्रेजों ने। और इसी क्रम में पेशवा और गायकवाड़ वंश के बीच में वित्तीय संघर्ष होना शुरू हो गए थे और इसीलिए गायकवाड़ वंश ने अपने मंत्री गंगाधर शास्त्री को पूना साम्राज्य में पेशवा के पास भेजा था और पेशवा के एक मंत्री त्र्यंबक जी डांगलिया के द्वारा गायकवाड़ वंश के मंत्री गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी जाती है। इन दोनों में ही संघर्ष देखने को मिलता है, पेशवा और गायकवाड़ वंश में। तो गायकवाड़ वंश के मंत्री की हत्या पेशवा के मंत्री डांगलिया द्वारा कर दी जाती है। तो अंग्रेजी कंपनी के द्वारा गायकवाड़ वंश का सहयोग किया गया और उन्होंने पेशवा को त्र्यंबक जी डांगलिया को उन्हें सौंपने का आदेश दिया और इसके साथ अंग्रेजी कंपनी को पेशवा के विद्रोही बनने की आशंका भी हो रही थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लग रहा था कि जो पेशवा है ये अंदर ही अंदर अंग्रेजों के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रच रहा है। इसीलिए अंग्रेजी कंपनी के द्वारा पेशवा के साथ 1817 ईस्वी में पूना की संधि करी गई थी। तो इस संधि की शर्तें क्या थी? तो पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें अंग्रेजी कंपनी के द्वारा पेशवा के बहुत क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया, जैसे कि नर्मदा नदी के उत्तर का क्षेत्र और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का क्षेत्र। अब ये किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया और पेशवा गायकवाड़ वंश से किसी भी तरह का अब कर नहीं ले सकते। कौन? पेशवा। अब ये गायकवाड़ वंश से किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकते। तीसरी शर्त क्या थी कि पेशवा किसी भी भारतीय राजा के साथ संधि नहीं कर सकते। तो यह भी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना था। पहला कारण था पिंडारियों का दमन और दूसरा कारण बना पूना की संधि। उसके बाद आगे देखते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया और बाकी के जो मराठा वंश थे अर्थात भोसले वंश, सिंधिया वंश और होलकर वंश ने भी इनका साथ दिया पेशवा का। तो अंग्रेजी कंपनी से छुपकर पेशवा ने बहुत बड़ी सेना भी बना ली थी और बाकी वंशों को भी पेशवा के द्वारा मदद की गई ताकि वो भी अपनी बड़ी सेना बना सकें। और इसी क्रम में क्या होता है कि पेशवा और सिंधिया वंश
दूसरे साम्राज्य से भी सहयोग लेने की कोशिश करने में लग गए थे और उन्होंने उस समय के सिख साम्राज्य के राजा रणजीत सिंह और नेपाल साम्राज्य से भी मदद मांगी थी। परंतु इस बात का पता अंग्रेजों को चल गया। उन्होंने सिंधिया वंश को पकड़ लिया था अपने खिलाफ साजिश करते हुए। तो सिंधिया वंश को किसने पकड़ लिया? अंग्रेजों ने। उन्हें पता चल गया कि सिंधिया वंश के द्वारा उनके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज सिंधिया वंश के साथ 1817 ईस्वी में ग्वालियर की संधि कर लेते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंधिया वंश के साथ ग्वालियर की संधि की थी और यह संधि नवंबर 1817 ईस्वी में की गई थी। इस संधि की शर्तें क्या थी? तो इस संधि की शर्तें कुछ इस प्रकार थी कि सिंधिया वंश को पिंडारियों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देना होगा और अब से सिंधिया वंश पेशवा की कोई भी मदद नहीं करेगा। तो अंग्रेजों के द्वारा सिंधिया वंश को तो एक तरह से अब रोक दिया गया पेशवा की मदद करने से। तो इसके बाद क्या होता है कि पेशवा के द्वारा सीधा ही आक्रमण का संदेश भोसले और होलकर वंश को दे दिया गया और इसी क्रम में पेशवा ने जो पुणे में अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी ना, उस पर भी आग लगा दी और यहीं से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत होती है 1817 ईस्वी में। तो भोसले वंश के अप्पा राव भोसले द्वारा नागपुर में ब्रिटिश रेजिडेंसी को भी आग लगा दी गई और इसी के साथ पेशवा के द्वारा किरकी के, इसे खिरकी भी कहा जाता है, किरकी के ब्रिटिश कैंप पर भी आक्रमण कर दिया गया था और सीतब लद्दी के क्षेत्र में भोसले वंश की सेना और अंग्रेजी कंपनी के सेना के बीच में भी युद्ध हो गया था। परंतु किरकी में पेशवा और सीतब लद्दी में भोसले वंश की सेना दोनों को ही पराजय मिली थी, यानी कि भोसले वंश को भी और पेशवा को दोनों को पराजय मिली। और इसी क्रम में होलकर वंश ने भी महदपुर क्षेत्र में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया, परंतु वे भी असफल रहे और अंग्रेजी सेना को इसमें भी विजय प्राप्त हुई, यानी कि अंग्रेजों ने एक तरह से मराठों को हरा दिया। और इसके बाद यानी कि होलकर वंश को हराने के बाद अंग्रेजी कंपनी के द्वारा होलकर के साथ 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि की गई थी और जो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे ये दक्षिण भारत की तरफ भाग गए थे और अंग्रेजी कंपनी को यह आशंका थी कि पेशवा फिर से आकर उन पर आक्रमण करेंगे, इसीलिए अंग्रेजी कंपनी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सेना पुणे में बुलाई गई थी। और ऐसे में अंग्रेजी कंपनी की सेना की एक टुकड़ी पुणे आने के क्रम में ही रात को ही कोरेगांव के क्षेत्र में रुकी थी और वहीं पर पेशवा के द्वारा अवसर का लाभ उठाते हुए अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया गया। परंतु बाजीराव द्वितीय को कोरेगांव के युद्ध में भी पराजय मिली थी, यानी कि यहाँ भी इनकी हार हुई थी। और इसके बाद बाजीराव द्वितीय फरवरी 1818 से लेकर जून 1818 तक अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भटकते रहे और बाद में जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया और तब अंग्रेजी कंपनी के द्वारा पेशवा पद को यहीं से खत्म कर दिया गया, यानी कि 1818 ईस्वी में पेशवा पद को खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जितने भी क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी ने कब्जा किए थे वे सभी अंग्रेजी कंपनी के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत रख दिए गए और बाजीराव द्वितीय को उनके साम्राज्य से अंग्रेजी कंपनी के द्वारा निकालकर कानपुर के पास बिठूर नामक गांव में पेंशन पर भेज दिया गया। यानी कि जो पेशवा थे अब इन्हें पुणे से निकालकर कहां पर भेज दिया गया? तो उत्तर भारत में कानपुर के बिठूर क्षेत्र में उन्हें भेज दिया गया ताकि दूसरे भारतीय राजाओं को यह बताया जाए कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाने का क्या परिणाम हो सकता है। और इसके साथ साथ अंग्रेजी सेना के द्वारा पिंडारियों का भी अंत कर दिया गया था और पिंडारियों का मुखिया आमिर खान और करीम खान द्वारा भी आत्मसमर्पण कर दिया गया था। तो इस प्रकार मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के पूर्ण नियंत्रण में आ गया था और अंग्रेजों का भारत में एक और बड़े साम्राज्य पर कब्जा हो चुका था। तो यहाँ पर हमने पूरा मराठा साम्राज्य पढ़ लिया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध की शुरुआत सूरत की संधि से हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत सूरत की संधि से हुई थी। अगला प्रश्न है कि सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई थी? तो सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। शुरुआत इसकी सूरत की संधि से हुई और समाप्ति सालबाई की संधि से हुई थी। अगला प्रश्न है
कि 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो पुणे की संधि पर तो पेशवा के ही हस्ताक्षर होंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है, तो किससे जुड़ा है? तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से जुड़ा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 18 के दौरान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान होलकर को पराजित करने पर अंग्रेजों ने उनके साथ कौन सी संधि की थी? तो होलकर के साथ अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि की थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध माधवराव नारायण, ऑप्शन सी, जिन्हें सवाई माधवराव कहा जाता था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? तो उस समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में संधि का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसके वर्ष दिए हुए हैं, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सी संधि किस वर्ष हुई थी। तो सूरत की संधि आपको पता ही है 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि अगले ही वर्ष 1776 में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी और सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।